आज हम लोगों को यही पढ़ना है जी, उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निगमन। देखो, इसका फिगर हम आपको पहले भी एक बार समझा चुके हैं, ठीक है ना। इसका फिगर पहले एक बार बनाए थे ना। तो देखिए क्या किया जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निगमन करने के लिए, विवेक इधर देखो, उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निगमन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक उत्तल दर्पण बनाएंगे और उसके सामने एक वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है ना। फिर उसमें अपने कुछ त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे, कुछ त्रिभुजों का गुण पढ़ेंगे, जिससे दर्पण सूत्र का निगमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक उत्तल दर्पण बना रहे हैं। इस उत्तल दर्पण का यहाँ वक्रता केंद्र है, यह फोकस है और ये ध्रुव P है। अब इस उत्तल दर्पण के सामने यहाँ एक वस्तु रख दे रहे हैं। इधर देखो और आराम से समझो। यह हो गई उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु, ठीक है ना, जिसका नाम हो जाएगा कुछ AB, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण खींचना पड़ेगा। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ, ये ना नीचे मुख्य अक्ष है, देखो इधर ये मुख्य अक्ष है नीचे। तो सबसे पहली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई है, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिर रही है वहां आपतन बिंदु है, हृदय आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर यहाँ वक्रता केंद्र C से जो है एक अविलंब खींचा जाता है। तो एक अविलंब खींच लिए वक्रता केंद्र C से, इसका नाम कुछ लिख ले रहे हैं N, ठीक है ना। दूसरी आपतित किरण जो है क्या कह रहे हो, वक्रता, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। तो हाई जो टेढ़ा है वक्र जो खींचा गया है ना, सुनो, हाई जो टेढ़ा है गोला जो दिखाई दे रहा है इसका केंद्र हृदय है, तो इसीलिए इसका नाम है वक्रता केंद्र, ठीक है ना। अब जब देखो, अब हाई जब परावर्तित होगी तो परावर्तित होकर के कहां से गुजरेगी, फोकस से। समझ में आया, कहां से गुजरेगी ये, फोकस से। ऐसे, ठीक है ना। दर्पण के इधर तो रहेगा सीधा वक्र, लेकिन नीचे जो है डॉट डॉट लाइन रहेगा, क्योंकि नीचे जबरदस्ती लेकर के आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से दूसरी आपतित किरण भेजेंगे हम लोग वक्रता केंद्र C पर, क्योंकि इसका नियम क्या होता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली आपतित किरण बिना विचलित हुए वक्रता केंद्र पर ही सीधे लौट जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरी आपतित किरण जो है हम वक्रता केंद्र पर भेज रहे हैं, ऐसे सीधे भेज रहे हैं, देखिए। देखो, अब ये वक्रता केंद्र पे जाने वाली आपतित किरण जो है वो क्या होती है, वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है, तो इसलिए ये इसी पर चली जाएगी। तो दोनों परावर्तित किरणें जो हैं यहाँ काट रही हैं, तो दोनों परावर्तित किरणें जहाँ काटती हैं उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इतना छोटा सा, देख रहे हो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा।
इसका नाम लिख लेते हैं कुछ, ऊपर ए डैश, नीचे बी डैश, नीचे बी है तो बी डैश, ऊपर ए है तो ए डैश। समझ में आया? यही हो गया प्रतिबिंब। ठीक है ना? अब यहां पर या यहां से बिंदु N से एक सीधा अविलंब नीचे की तरफ ले आते हैं, जो पहले लेकर के आते थे हम लोग। बिंदुओं का नाम कुछ लिख ले रहे हैं M। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तरह के त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोणिक त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों समकोणिक त्रिभुजों की जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये जो त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला, ठीक है ना, इसमें यहां पर हम मान ले रहे हैं कोनो एगो अल्फा कोण बन रहा है, और हाई जो कोण बन रहा है दे, ठीक है ना, ये बीटा बन रहा है। समझ में आया? अल्फा और बीटा समझ रहे हो कहाँ कहाँ से माने हैं? है छोटका जो कोणवा बना ना है दे, है तो इस छोटे वाले कोण का नाम लिख लिए हैं अल्फा। ठीक है ना? हाई जो पूरा बड़ा वाला बना हुआ है एक लिख लिए हैं बीटा। ठीक है ना? समझ में आया? चित्र समझे हैं कैसे बनाया गया है? बोलो जी, चित्र समझ चुके हो? अब इस चित्र का विवरण अगर लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? दर्पणवा का कुछ नाम लिख ले रहे हैं, देखो एम एम डैश, तो लिखेंगे माना कि एम एम डैश द्वारक का एक उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ है। ठीक है ना? तो देखो लिखा जाएगा, माना कि एम एम डैश द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ। ठीक है ना? अब देखो, दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है ए बी। ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि सभी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव पी से मापी जाती हैं। तो बी से लेकर के पी तक की जो दूरी होगी, सुन रहे हो जी, बी से लेकर के बी से लेकर कहां तक, पी तक की जो दूरी होगी उसको वस्तु की दूरी कहेंगे, और वस्तु की दूरी को यू द्वारा दर्शाया जाएगा। समझे ना जी? वस्तु की दूरी को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? यू द्वारा। तो बी से पी तक की जो दूरी हो जाएगी वह यू हो जाएगी। यहाँ बी डैश तक की जो दूरी होती है वो कौन सी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है, ये ना प्रतिबिंब बना है। तो बी से लेकर, नहीं, बी डैश से लेकर पी तक की जो दूरी होगी वह प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो होगा कि भी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना? पी से लेकर एफ तक की जो दूरी होगी वह फोकस दूरी होगी। ठीक है ना? तो इसको जो है स्मॉल एफ द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हीं तीनों दूरियों के बीच संबंध हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आया? तब अब आगे क्या लिखा जाएगा? इसके आगे क्या लिखेंगे? माना कि दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, यू दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण जो है भी दूरी पर बना रहा है। ठीक है ना? लिखेंगे माना कि दर्पण के सामने स्मॉल यू दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा
दर्पण द्वारा, प्रतिबिंब दर्पण द्वारा, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, दर्पण के पीछे कितने दूरी पर बन रहा है, दर्पण के पीछे भी दूरी पर बनता है। सुन रहे हैं, माना कि दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, यू दूरी पर रखी, अरे यू दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण द्वारा दर्पण के पीछे भी दूरी पर बनता है। समझे? दर्पण की फोकस दूरी क्या है, स्मॉल एफ है, ये ना स्मॉल एफ फोकस दूरी है, तथा दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ है। ठीक है ना? अब क्या करना होगा, तो आगे इन तीनों दोनों त्रिभुजों की तुलना करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज चुनेंगे, इसमें से कौन कौन सा दो त्रिभुज चुनेंगे तो ध्यान दीजिएगा। पहला त्रिभुज होगा हम लोगों का ए बी सी, बड़ा का, देख रहे हो भाई, बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसका नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं इसी के जैसा दिखाई देने वाला है ना, देखो जी, इसी के जैसा दिखाई देने वाला एगो त्रिभुज और कौन है, ए डैश बी डैश सी। ठीक है ना? एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में है ना, देखो दो गो त्रिभुज चुन लिए, एगो बड़ा वाला त्रिभुज लिए है ए बी सी हई वाला, उसी के जैसा एगो दिखने वाला कौन सा त्रिभुज है, छोटा वाला ए डैश बी डैश सी। ठीक है ना? ए डैश बी डैश सी, सी नहीं, सी डैश नहीं है, केवल सी है। समझे? ये दोनों त्रिभुजों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों त्रिभुजों में देखो एगो कोण अल्फा जो है उभयनिष्ठ है, मतलब है बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है और ये छोटा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है, तो एगो कोण बराबर हो गया। और दूसरा दोनों में एक गो कोण समकोण है, भैया समकोण यह भी है, यहाँ भी समकोण है। ठीक है ना? ये दोनों त्रिभुज में क्या होगा, देखिए कोण ए बी सी बराबर होगा, बोलो ए डैश बी डैश सी के, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, अंग्रेजी में कॉमन कहा जाता है। ठीक है ना? ध्यान देना, देखो क्या लिखे हैं, कोण ए बी सी बराबर है किसके, ए डैश बी डैश सी के, का है दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों कितना कितना डिग्री का कोण है बताओ, समकोण है ना, दोनों लंब है, तो दोनों समकोण है, मतलब 90 डिग्री क्या है ये, दोनों समकोण है। समझे? और साथ में एक चीज और देखो, है ना, देखो जी, अल्फा जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब लिखेंगे कैसे, तो कोण ए सी बी, लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, मतलब दोनों को क्या माने हुए हैं हम लोग, अल्फा माने हुए हैं। ठीक है ना? दोनों को क्या माना गया है, अल्फा माना गया है। ठीक है ना? तो ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। समझे जी? तो समकोणिक, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समकोणिक त्रिभुज, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है ना? अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ठीक है ना? ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात फिर बराबर हो जाएंगे, जैसे हम लोग पहले पढ़े हुए थे। ठीक है ना? अतः इनकी
संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। समझे जी? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे? अब संगत भुजाओं के अनुपात मतलब क्या होगा? तो अगर इस त्रिभुज का ए बी भुजा लेंगे तो इसके बट्टा में क्या लेंगे? दूसरे त्रिभुज का ए डैश बी डैश। देखो, तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा, यहां से अगर बी सी ले लें तो नीचे क्या लेना पड़ेगा? बी डैश सी। समझ में आया ना? पहले त्रिभुज का अगर लंब ले रहे हैं तो दूसरे का भी लंब प्रयोग करेंगे उसके बट्टा में। नीचे आधार अगर लेंगे तो दूसरे का भी आधार लेंगे। ठीक है ना? अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा वाला त्रिभुज हम लोग कौन बनाएंगे? एन एम एफ। देखो ऐसे देखो, ये वाला जो त्रिभुज बनेगा ना वो एगो बड़ा वाला बनेगा और एगो छोटा बनेगा। एन एम एफ। एक अंदरवे दूसर का भी बनेगा, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है ना? ऐसे ही तो इसमें भी यहां पर हम लोग कौन सा कोण माने हुए हैं? बीटा। सुन रहे हो ना? हेडेका माने हुए हैं, इसमें बीटा माने हुए हैं, और दोनों में एक को 90-90 का कोण है। समझे? तो जैसे ऊपर लिखा गया है उसी तरह से यह अभी क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। सुन रहे हैं? तो लिखेंगे इसी प्रकार, लिख दिया इसी प्रकार, मतलब ऊपर जो किए हैं उसी प्रकार। और दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। समझ में आया? तो इनकी भी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे। मतलब हाई वाला भुजा एनएम जो होगा, एम एनएम एनएम बट्टा क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा नीचे एम एफ बटा बी डैश एफ। समझ में आया? अब भाई देखो, एनएम जो है, एनएम एनएम वह किसके बराबर दिखाई दे रहा है? ए बी के। तो लिखेंगे चूंकि एनएम जो है बराबर है किसके? ए बी के। अब भैया से एनएम को हटा करके उसके जगह पर क्या लिख दिया जाएगा? ए बी। तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बताइए? एम एफ बटा बी डैश एफ। ठीक है ना? यह हो गया हम लोगों का 2 नंबर समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों की जब तुलना की जाएगी, है ना? देखो जी, ये दोनों समीकरणों की जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश दिखाई दे रहा है, एक जैसा बन गया है ना दोनों। तो उसके उधर वाले दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कौन कौन किसके बराबर होगा बताइए? बीसी जो होगा, बीसी बट्टा बी डैश सी बराबर आ जाएगा एम एफ बट्टा बी डैश एफ के। यह हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है ना? तो पहले यहां तक नोट करिए, तब आगे बढ़ते हैं। देखो जी आगे, अब क्या किया जाएगा कि इन जो दूरियां लिखी गई हैं, सुन रहे हो ना? इसमें एम एफ एक दूरी प्रयोग की गई है, एम से लेकर के एफ तक की दूरी। इस दूरी को हमें बदल करके पी तक लेकर के जाना होगा, एफ से पी तक। तो इसके लिए क्या करेंगे? छोटे द्वारक का गोलीय दर्पण लेंगे और इस बिंदु एन को कहां ले लेंगे? पी के निकट। सुन रहे हैं? तो लिखेंगे छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए बिंदु एन जो है वो पी के निकट होगा। बिंदु एन बिंदु पी के निकट होगा। हल्ला मत करो, देखो उधर जल्दी से। बैठो बैठो।
पिछवा बैठो, चल के हो जा। और का बोतल है, देखो जी, भाई बिंदु एन जो है वो कहाँ माना जाएगा, इधर देखो, बिंदु एन कहाँ माना जाएगा, यहाँ न मान के कहाँ मानेंगे, बिंदु पी के निकट। तब भाई बिंदु एम जो होगा वो किसके ऊपर हो जाएगा, पी के ऊपर, ठीक ना। तब बिंदु पी यह सिमिलर हो जाएगा किसके, एम के, ठीक है ना। अतः अब एफ से लेकर के एम तक की एम से लेकर के एफ तक की जो दूरी होगी वह किसके बराबर हो जाएगी, पी से लेकर के पी एफ तक की दूरी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 में अब ये मान रख दिया जाएगा, तो रखने के बाद ये क्या बन जाएगा बताइए, BC बटा बी डैश सी बराबर PF बटा बी डैश एफ, ठीक है ना। सुनो जी, आगे देखो, अब इसको मिटाना पड़ेगा। है ना, देखिए अब इसमें देखो बी से सी तक की दूरी देखो ये है, चलो इधर दूरियों को अब बनाया जाए। बी से सी तक की दूरी कोई दूरी होती है क्या, बी से सी तक की दूरी कोई दूरी नहीं होती है। जब इसको हम लोग बदलेंगे तो बी से पी तक की दूरी लिख लेंगे, इस BC को लिखेंगे BP प्लस CP। इधर देखो, अब बी से पी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी है, BC लिखा गया ना, तो बी से सी तक की दूरी कोई दूरी नहीं होती है, सुन रहे हैं। तो इसीलिए इसको जब बदला जाएगा तो बी से पी तक की दूरी वस्तु की दूरी हो जाएगी, और पी से सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, आपकी फोकस दूरी हो जाए, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको BP प्लस CP लिख लिया गया। अब फिर से यहाँ बी डैश सी लिखा गया है, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां भी कोई दूरी नहीं होती है, तो इसको जब बदलेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, CP या C से P तक की दूरी, अब माइनस B से P तक की दूरी, मतलब B डैश P। PF तो एगो फोकस दूरी होती है, लेकिन अब यहाँ देखो B डैश F लिखा गया है, तो B डैश एफ है, इतनी छोटी सी दूरी कोई दूरी होती है, कुछ नहीं होती है। देख रहे हैं यहाँ पर, भाई छोटी सी दूरी कोई दूरी नहीं होती है, तो इसको जब बदलेंगे हम लोग तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, PF माइनस PB डैश PB डैश, समझ में आया। कहा इसे बदले हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, BC कोई दूरी नहीं होती है, B से C तक की दूरी न वस्तु की दूरी है ना प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है ना। तो इसको दो दूरियों के योग के रूप में लिख लिया जाएगा। अच्छा अब आने दो, B से P तक की दूरी जो होगी वो वस्तु की दूरी हो जाएगी, और P से C तक की दूरी हो जाएगी वह वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, तो ये बदल जाएगा। नीचे यहाँ B डैश C जो है, तो B डैश C ये वाली दूरी है, तो यह अभी कुछ नहीं होती है, तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ CP लिख लिए और CP में से PB डैश घटा दिए, ठीक है ना। PF जी है, बी डैश पी नहीं कर दिए हैं, बी डैश पी है, दे इतना घटा दिया है भाई, इतना बच जाएगा ना, पूरा इतना में से इतना घटा दोगे तो इतना नहीं बचेगा, वही ना किए। इधर आगे देखो, अब PF लिखा गया है, तो PF फोकस दूरी होती है, नीचे B डैश F लिखा हुआ है, तो B डैश F कुछ नहीं होता है, तो B डैश F को बदला जाएगा, तो PF इस फोकस दूरी में से ये वाली दूरी घटा दी जाएगी B डैश P। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके इन दूरियों का मान रखेंगे, तो लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार
परिपाटी मतलब नियम, चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियों का मान रखने पर, देखो बीपी, इधर देखो जी, बी से पी तक की दूरी वस्तु की दूरी होती है, माइनस में होगी, माइनस में यू होगा। सीपी, सी से पी तक की दूरी फोकस दूरी होती है, तो यह प्लस में होगी और इसको 2f लिखा जा सकता है, ठीक है ना। फिर से सीपी है तो इसको भी 2f लिख लिया गया, माइनस बी डैश पी है, बी डैश पी ये कौन सी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है बी डैश पी, तो ये भी हो जाएगा, प्लस में ही होगा क्योंकि पी के इधर है। तो फिर यहाँ पे एफ जो है, पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी है, केवल एफ होगा, ये केवल एफ होगा और माइनस में पीबी डैश, हाँ जी डी होगा। पहले इसको सीधा कर लेते हैं, तो ये 2f माइनस यू बट्टा 2f माइनस भी इज इक्वल टू एफ बट्टा एफ माइनस बी बचेगा। अब यह इधर गुणा में जाएगा, मतलब 2f माइनस भी इंटू एफ माइनस बी होगा, 2f माइनस यू है जी, इज इक्वल टू एफ इंटू 2f माइनस भी। अब जब गुणा किया जाएगा तो देखिए क्या हो रहा है, 2f से f में गुणा होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर माइनस में 2f भी होगा, फिर माइनस में uf होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u भी इज इक्वल टू 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एफ यू हो जाएगा, चाहे भी यू एफ भी होगा, 2f से 2f कट गया ना जी। अब इधर इधर ये जो माइनस में चीजें बची हैं इन सबको उधर भेज देते हैं, रहने बचेगा क्या, यू भी आई टू एफ भी जो है उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, 2f भी माइनस एफ भी और प्लस यू एफ, तो 2f भी में से एगो एफ भी घट जाएगा, तो एगो एफ भी बच जाएगा और प्लस में यू एफ, इधर यू भी बचेगा, दोनों में से एफ कॉमन हो गया, तो इधर से भी प्लस यू बचेगा, इधर से यू भी बचेगा। अब क्या किया जाएगा, एफ को इधर भेजेंगे और यू भी को उधर भेजेंगे, तो एफ जब इधर आएगा तो 1/f हो गया और ये भी प्लस यू बट्टा यू इंटू भी, अब एक बार इसके बट्टा में एक बार इसके बट्टा में, तो यू भी प्लस यू बट्टा यू भी, इधर भी से भी कट जाएगा, इसमें यू से यू कट जाएगा, तो 1/u प्लस 1/v, इधर 1/f तो है ही, इसी को हम लोग चाहें तो ये अभी लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही दर्पण सूत्र है। जहां तक आप लिखे थे उसके आगे इसको लिख लीजिए।